वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूं जिसके टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मुझको लास्ट 3 मंथ्स के अंदर तकरीबन कोई 12.3% रुपी टर्म के अंदर और 8.7% यूएस डॉलर टर्म्स के अंदर मिल रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट मैंने आज से कोई 3 महीने पहले की थी। आई थिंक कोई जनवरी के फर्स्ट वीक में की थी। उस टाइम पर मैंने ये सोचा था कि ये इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ और इसके बाद इसकी क्वार्टरली रिव्यू रिजल्ट्स मैं आपको बताता रहूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे ये क्वार्टर खत्म हुआ है यानी कि अप्रैल स्टार्ट हो गया है और उसके अंदर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ 6 को। 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिजल्ट मुझे मिले हैं अभी तक वो तकरीबन जैसे मैंने कहा आपको कि 8.7% यूएस डॉलर टर्म्स के अंदर। जी बिल्कुल, ये 8.7% यूएस डॉलर टर्म्स में 3 महीने के अंदर मुझे प्रॉफिट मिला है। और मैं आपको बताऊं ये पाकिस्तान से ही मिला है, मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये पाकिस्तान से ही मुझे इतना रिजल्ट मिला है और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मिला है। वैसे तो ये इन्वेस्टमेंट मैंने पहले भी की हुई है, इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट पहले भी की हुई है, लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिकली मैं कर रहा था एक बेंचमार्क बनाने के लिए तो मैंने इसको इस तरह से डिवाइड किया कि तकरीबन कोई मैंने 7 स्टॉक्स लिए थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनके और बाय द वे ये सारे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स थे। मैंने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के ऊपर पहले वीडियो बनाई थी। मैंने उसी फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर इन स्टॉक्स को सेलेक्ट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं लगा रहा हूं यहाँ पर, अगर आपको जाके देखना है तो जाके देख सकते हैं। उस वीडियो की बेसिस के ऊपर आप भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह का प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन कॉशियसली मैं हमेशा कहता हूं जो भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको कम से कम 1 साल का कूलिंग पीरियड जिसे कहते हैं ना वो होना चाहिए, ताकि आप आराम आराम से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देखें कि किस तरह से काम चल रहा है। मैं तो कहता हूं बल्कि पहले म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड से आप पहले सीखें और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो इसलिए आपको आराम-आराम से करना चाहिए। मैं आपको बताऊँ तो जो जितने भी स्टॉक्स मैंने पिक किए थे वो सारे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स थे और डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स सबसे बेस्ट पैसिव इनकम स्ट्रीम मुझे लगती है, चाहे वो यूएस के स्टॉक्स हों, चाहे वो पाकिस्तान के स्टॉक्स हों, बेस्ट इन क्लास आपको रिटर्न्स देते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन से 7 स्टॉक्स थे जिनके मैंने 20,000 रुपीज़ ईच के शेयर्स लेके रख लिए थे और वो मैंने आगे भी रखता रहूँगा और उसके डिविडेंड्स बाय द वे मैं अभी तक उसको मैं कैलकुलेट इस तरह कर रहा हूँ कि मैं उन डिविडेंड्स को भी री-इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये प्रोबेबली ये वीडियो मैं हर लेट्स से हर क्वार्टर के ऊपर बनाया करूँगा और उसके अंदर आपको अपडेट कर दिया करूँगा कि मेरा क्या स्टेटस है। अच्छा, कुछ इसके अंदर स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि एनुअल डिविडेंड यील्ड देते हैं या एनुअल डिविडेंड अनाउंस करते हैं, कुछ क्वार्टरली करते हैं, कुछ हाफ ईयरली करते हैं, तो वो मिक्स एंड मैच है। अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से वो स्टॉक्स थे जिनको मैंने सेलेक्ट किया है। और बाय द वे ये 7 स्टॉक्स तो मैंने सिर्फ पिक एंड चूज़ किए थे। इसके अलावा मेरा पोर्टफोलियो अलग है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। वो पुरानी वीडियो हो गई, तकरीबन 3-4 महीने पुरानी वीडियो। उसके बाद थोड़ी-सी रीएडजस्टमेंट मैंने की थी, लेकिन वो भी एक ड्यू है, वो वीडियो भी बनाऊँगा मैं। लेकिन अभी मैं बताऊँ आपको, तो मेरे पास जो ये 7 स्टॉक्स हैं इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे हपको है, उसके बाद डॉल्मेन सिटी रीट है, उसके बाद पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, उसके बाद एमसीबी आरिफ हबीब है, उसके बाद ओजीडीसी है, उसके बाद एंग्रो पॉलीमर है और उसके बाद एंग्रो फर्टिलाइजर है। ये 7 स्टॉक्स हैं। इसकी मैं आपको कुछ इस तरह की डिटेल बताता हूँ कि ये 1 जनवरी को जब लेट्स से लिया तो मैंने 3rd या 4th जनवरी को था, लेकिन लेट्स से अगर कंपेयर करें 1 जनवरी को और आज लेट्स से 6 अप्रैल है, तो हम इन दोनों डेट्स के अंदर क्या-क्या कंपैरिजन देख सकते हैं। पहले तो हम स्टॉक प्राइसेस की बात करते हैं। तो हपको की जो प्राइस है वो 71 रुपीज़ थी उस वक़्त और आज ये 70 के करीब है। उस वक़्त डॉल्मेन सिटी रीट 12.3 पर था, आज 15 रुपए का है। उस वक़्त पाकिस्तान ऑयल फील्ड 348 रुपीज़ की थी, आज 371 है। इसी तरह एमसीबी आरिफ हबीब उस वक़्त 37 का था, आज 25 का है। इसी तरह इसी तरह ओजीडीसी 87 का था, आज 81 का है। इसी तरह एंग्रो पॉलीमर 54 का था, आज 72 का है। इसी तरह एंग्रो फर्टिलाइजर 75 का था, आज 92 का है। ये तो मैंने आपको बता दिया कुछ प्राइसेस इसकी, और आप इसमें देख सकते होंगे कुछ प्राइसेस बहुत अच्छी ऊपर हुई हैं और कुछ प्राइसेस नीचे भी चली गई हैं। तो हमें उससे इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंपनीज़ फंडामेंटली इतनी बुरी कंपनीज़ नहीं है, अच्छी कंपनीज़ हैं। अब मैं इनका बताऊँ कि थोड़ी-सी आइडिया दे दूँ आपको कि डिविडेंड जो डेट्स थी इनकी अनाउंसमेंट की वो क्या थी। मैं आपको डिस्प्ले भी कर देता हूँ। ये 1 फरवरी थी हपको की, 3 फरवरी थी डॉल्मेन सिटी रीट की, पाकिस्तान ऑयल फील्ड की थी 11 फरवरी, एमसीबी आरिफ हबीब की 28 फरवरी, ओजीडीसी की 8 मार्च, एंग्रो पॉलीमर की 8th मार्च और एंग्रो फर्टिलाइजर की 15th मार्च। ये अकाउंट में आते-आते शायद आगे पीछे डेट्स हो गई हो, लेकिन ऑलमोस्ट सेम किस्म की डेट है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात करते हैं, इन सारी कंपनीज़ ने कितना-कितना डिविडेंड अनाउंस किया है। तो कितना-कितना डिविडेंड अनाउंस किया है उसके बारे में बात करें तो हपको ने तकरीबन कोई 6.5 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया था। बाय द वे ये टैक्स प्री टैक्स मैं बता रहा हूँ, इसके जो अमाउंट थी
वो इससे कम आई होगी। आपको टैक्स लगा होगा डिपेंडिंग ऑन फाइलर स्टेटस और नॉन फाइलर स्टेटस। लेकिन मैं अगर बात करूं ओवरऑल अभी इस वक्त डिविडेंड अमाउंट क्या थी, तो वो 6.5 थी हपको की, 0.37 थी डॉल्मेन सिटी रीट की, और पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने 20 रुपए का डिविडेंड दिया था, एमसीबी आरिफ हबीब ने 2 रुपए का दिया था, ओजीडीसी ने 2 रुपए का दिया था, ईपीसीएल एंग्रो पॉलीमर ने 5.5 का दिया था, और इसी तरह एंग्रो फर्टिलाइजर ने 5 रुपए का दिया था। इसमें से अगेन मैं बताऊं आपको, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो एवरी क्वार्टर डिविडेंड देते हैं, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ईयरली डिविडेंड देते हैं या हाफ ईयरली देते हैं। तो वो रिगार्डलेस ऑफ दैट अभी हम इन 3 महीनों की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा वो अगले 3 महीनों में देखेंगे। अभी हम इन 3 महीनों की बात करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद कितने कितने शेयर्स मैंने लिए इन कंपनीज के, हैविंग सेड दैट कि मेरे पास 20,000 रुपए का बजट था पर कंपनी पर स्टॉक। तो मैंने आप देखें कि हपको के 281 शेयर्स लिए थे, डीसीआर डॉल्मेन सिटी रीट के 1626 लिए थे, पाकिस्तान ऑयल फील्ड के 58 लिए थे, आरिफ हबीब के एमसीबी आरिफ हबीब के 540 लिए थे, ओजीडीसी के 230 लिए थे, एंग्रो पॉलीमर के 370 लिए थे, और एंग्रो फर्टिलाइजर के 267 लिए थे। ये हो गए हमारे पास टोटल शेयर्स। इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मोर और लेस 20,000 रुपए बनती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे करके। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस अमाउंट के बाद हमें डिविडेंड कितना मिला इन सारी कंपनी से। तो डिविडेंड की अमाउंट तो मैंने पर शेयर आपको बता दी थी। टोटल डिविडेंड मैं बता देता हूँ कि हपको का तकरीबन कोई 1826 था, डॉल्मेन सिटी रीट 601 रुपये था, पाकिस्तान ऑयल फील्ड तकरीबन कोई 1660 रुपये था, एमसीबी आरिफ हबीब 1080 था, और ओजीडीसी 460 था, एंग्रो पॉलीमर 2035 था, और एंग्रो फर्टिलाइजर 1335 था। अब अगर हम बात करें कि ये टोटल डिविडेंड प्लस इसकी प्राइस अप्रिसिएशन के बाद आज यानी कि 6 अप्रैल को मेरे पास जो होल्डिंग है उसकी बेसिस के ऊपर हमारे क्या अमाउंट बनती है, इन मेरी जो नेट वर्थ है अगर इसकी बात करें तो क्या अमाउंट बनती है, तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कि टोटल अमाउंट, टोटल वर्थ फॉर एवरी स्टॉक वो क्या बन रही है। तो तकरीबन कोई 21,000, 24,000, 22,000, 14,500, 19,000, 28,000, 25,000, ये टोटल अमाउंट बन रही है डिफरेंट स्टॉक्स की। अब मैं इसमें बात करूं आपसे कि आप ये देखें कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो मुझे हुआ है एमसीबी आरिफ हबीब में। और एमसीबी आरिफ हबीब का मैं उस वक्त जो जो एनालिसिस कर रहा था वो ये देख रहा था मैं कि इसका जो जो स्टॉक की प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा नीचे थी, और मैं सोच रहा था कि यार मैं इसको ले लेता हूँ और कोई ना कोई फ़ायदा इसमें डेफिनेटली होगा। फंडामेंटल्स इतने बुरे नहीं थे, लेकिन जब मैंने इसको बाय किया उसके बाद इसकी प्राइस नीचे चली गई। बाय द वे जो मेरा अलग पोर्टफोलियो है उसके अंदर मैंने और भी खरीदा है एमसीबी आरिफ हबीब को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं हुआ है इसके अंदर, और आप इसको और बाइंग कर सकते हैं। तो मैंने इस पोर्टफोलियो को तो ऐसे ही छोड़ दिया था, लेकिन मैंने इसके अलावा उस स्टॉक को और लिया था। इसके अलावा ओजीडीसी का रिसेंटली जो रेकोडेक का केस आया था पाकिस्तान के अंदर, उसकी बेसिस की उसकी वजह से ओजीडीसी के शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लग रहा है कि इसकी शेयर प्राइस नीचे गई है, और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, वो मैंने दोबारा भी खरीदा है, लेकिन अगेन इसके अंदर मैं शो नहीं कर रहा। तो इन 2 स्टॉक्स के अलावा बाकी सारे स्टॉक्स मुझे पॉजिटिव में मिले। वो पॉजिटिव में जो मिले हैं उसमें सबसे बेस्ट एंग्रो पॉलीमर और एंग्रो फर्टिलाइजर, ये तो ऑफ कोर्स बेस्ट इन क्लास शेयर्स हैं। अगेन मैं इस पे पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, ये मेरे फेवरेट शेयर्स हैं। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ हर एक को कि यार अपनी पोर्टफोलियो का कभी भी 20% से ऊपर एक कंपनी के अंदर ना इन्वेस्ट करें। उसके बहुत सारे रीजंस है, उसको मैंने अलग से डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब बात करें कि ये डिविडेंड्स के साथ इन जो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न क्या है। तो उसका रिटर्न मेरे पास जो आ रहा है वो रुपी टर्म के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, 12.3% रुपी टर्म के अंदर है, और परसेंटेज गेन्ड इन यूएस डॉलर टर्म्स वो 8.7% है। और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर 140,130 रुपीस की इन्वेस्टमेंट थी, जो कि रुपी टर्म के अंदर 157,410 रुपीस के ऊपर इस वक्त मौजूद है। और अगर यूएस डॉलर टर्म में बात करें तो यूएस डॉलर टर्म्स के अंदर 787.25 यूएस डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट थी वो आज 855 यूएस डॉलर्स के ऊपर मौजूद है। तो और ये मैं जो जो इसके अमाउंट ले रहा हूँ, जो रेट ले रहा हूँ यूएस डॉलर के, वो उस वक्त से रिलेट कर रहा हूँ और आज के वक्त से भी रिलेट कर रहा हूँ, ताकि दोनों में कंपैरिजन बना रहे। और अगर आप इन डिविडेंड्स को हटा दें और सिर्फ स्टॉक की प्राइस करें, तो स्टॉक की प्राइस की बात करें तो 6.3% हो गया इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपी, 6.3% हो गया पाकिस्तानी रुपी, और यूएस डॉलर के टर्म्स के अंदर 2.8% हो गया। तो आप देखें यूएस डॉलर के अंदर वो कहाँ 8.7 था और 2.8 पर आ गया है।
जस्ट बिकॉज आपने डिविडेंड हटा दिया। तो डिविडेंड की पावर एक अलग ही पावर है, और जब पैसे बैंक अकाउंट में आते हैं ना तो बहुत मजा आता है। तो आप भी डेफिनेटली डिविडेंड पेइंग स्टॉक, और जो नए लोग हैं मैं उनको कहता हूं कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के पास ही जाएं। शुरू में ग्रोथ को ना देखें, शुरू में डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स देखें। बल्कि मुझे तो लगता है कि कुछ स्टॉक्स इसके अंदर, जैसे यूएस के अंदर भी देखें तो माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक ऑल्दो के डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, और उसको ग्रोथ स्टॉक नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस वक्त भी वो उसकी जो उड़ान है वो रोकने को नहीं आ रही है। तो इसलिए कुछ कभी कभी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहे होते हैं। एनीवेज, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक्स का सेट बहुत ज़बरदस्त है और आगे अगले क्वार्टर में भी मुझे इसी तरह का रिटर्न देगा, क्योंकि इसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके डिविडेंड्स नहीं आएंगे अगले क्वार्टर में। तो फिर उनकी प्राइस के ऊपर अगर फर्ज करें प्राइस और नीचे चलेगी तो हो सकता है नुकसान हो जाए इसमें। लेकिन अगेन मैं वही बोलता हूँ बार बार कि मेरा जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो मेरी रिटायरमेंट के लिए है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आज या अगले महीने या 1 साल बाद इवन इन स्टॉक्स की प्राइसेस क्या पहुँचे, क्योंकि वो अगर नीचे चली भी गई मेरे लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और आप इसमें ये देखें कि पाकिस्तानी रुपये जो तकरीबन कोई 3 महीने पहले 178 177 का चल रहा था, और आज तकरीबन 184 185 का है, और हो सकता है और डेप्रिशिएट हो जाए, यू नेवर नो। तो उस डेप्रिसिएशन को भी इसने एब्ज़ॉर्ब किया है और इसने मुझको अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगेन एज़ आई सेड, ये 3 महीने बेंचमार्क नहीं है कि अगले 3 महीने क्या होंगे, तो वो एक अलग स्टोरी होगी। लेकिन ये है कि मैं अभी इन स्टॉक्स को ऑल ऑन द लॉन्गर रन कंटिन्यू करूँगा। मेरा जो अलग पोर्टफोलियो है उसको मैं रीबैलेंस करता रहूँगा, लेकिन इसको मैं इसी तरह रखूँगा। सो आपने देखा कि किस तरह से आप अपने अपने पैसों को इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं, एक हेज में ला सकते हैं। आज जब ये गवर्नमेंट का मसला चल रहा था, तो गवर्नमेंट के मसले के अंदर जो जिस टाइम पर ये डिसॉल्व हुई हैं असेंबलीज़, उस टाइम उससे अगले दिन तकरीबन कोई 11-1200 पॉइंट्स नीचे आ गई थी मार्केट, और उससे अगले दिन तकरीबन कोई 400 पॉइंट ऊपर भी चली गई थी मार्केट। लेकिन आप ये देखें, ये चीज़ें होती रहती हैं। ये मैं कहता हूँ जंग भी हो जाती है ना, आपने जंग के अंदर भी देख लिया, हमने कोविड में भी देख लिया, हमने क्या नहीं देखा। और उसके अंदर क्या हुआ स्टॉक मार्केट्स के अंदर, मतलब ठीक है, हम इस वक़्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर वो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसकी वजह से हमें डर है कि जब वो ज़ाहिर-सी बात है जब नीचे जाएगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि रुपए की वैल्यू डीवैल्यू हो जाए, और ये थोड़ा-सा इश्यू रहेगा। लेकिन अगर आपने अच्छे स्टॉक्स लिए हुए हैं, तो वो मैं श्योर हूँ कि वो ऊपर ही जाएँगे। आप देख लें, एंग्रो पॉलीमर, एंग्रो फर्टिलाइज़र, डॉल्मेन सिटी रीट, मार्केट के साथ कुछ भी हो जाए, ये अपने ट्रेंड के ऊपर ही चल रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट को नहीं देख रही होती हैं, वो अपने फंडामेंटल्स पे चल रही होती हैं, और कभी-कभी फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अगेन एज़ आई सेड कि कॉशियस अब रहना चाहिए बंदे को। सो हमें एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। एक चीज़, जैसे मैंने 3, 4, 5, 7 स्टॉक्स बताए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यही स्टॉक आपको ऊपर लेके जाएँगे, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या होता है। मैंने बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स की ज़िक्र भी नहीं किया जो मेरे पास अलग से एक पोर्टफोलियो के अंदर मौजूद हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट की आदत होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की जब आपको आदत होगी, तो और ये आदत ऐसी नहीं होगी कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, ये आपको थ्रू आउट एवरी मंथ आपको ये चीज़ करनी है। क्योंकि मैंने अभी एक न्यूज़लेटर लिखा था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मैं एक आईफ़ोन अगर लेना है मुझको डाउन द लाइन, लेट्स से 18 महीने बाद, मैंने उस न्यूज़लेटर में पूरी तरह से डिटेल बताई है कि मैंने किस तरह से वो आईफ़ोन लेना है, और मैं उसके लिए क्या-क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसके लिए किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वो न्यूज़लेटर ज़रूर देखिएगा जाकर, मैं किस तरह से उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट की आदत होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक आपका लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। जब वो लाइफ़स्टाइल हो जाएगा तो ऑटोमैटिकली आप सीख भी जाएँगे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, और बंदा मैच्योर होता है इन चीज़ों से। तो इसलिए उसमें कोई पाकिस्तान के अंदर हम लोग बात करते हैं कि पैसों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, और इस तरह से सोचना नहीं चाहिए कि पैसों का क्या होगा, क्या नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं बात करते। मेरे ख़्याल से हर घर के अंदर इस बारे में बात होनी चाहिए, और प्रॉपर्ली बात होनी चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, किस तरह से अपने पैसों को ग्रो करना चाहिए। एनीवेज़, डिफ़िकल्ट टाइम्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं कि डिफ़िकल्ट टाइम्स जब होते हैं तो मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। इसी तरह मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं खुद क्योंकि जीसीसी कंट्री में रहता हूँ, एक यूएई के अंदर रहता हूँ, तो मैंने जीसीसी एक्सपैट्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी। इधर उसका लिंक आ रहा है कि एक्सपैट्स को किस तरह से अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स करनी चाहिए। उसके बारे में आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।